नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। कोई भी एग्जाम होगा जिसमें हिंदी आती है तो वहां पे वर्णमाला से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखेंगे और ये मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएगा, एकदम पूरी तरीके से श्योर है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि वीडियो में मजा आने ही वाला है, और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो को कैसा लगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला की बात करते हैं। तो वर्णमाला का मतलब हम क्या जानते हैं भैया? वर्णमाला का मतलब जानते हैं कि वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ण समझते हैं ना, वर्णों का समूह है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछता है, शुरू से बेसिक से सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए कह रहा है कि वर्णों का अगर हम बात करें वर्णमाला में, उच्चारण स्थान बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेंगे कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं टोटल। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है भैया, उसमें टोटल वर्ण होते हैं कितनी? 52, 52। ठीक है, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, स्वरों की संख्या 13 बताते हैं। बच्चा 13 नहीं होती है, होती कितनी है? 11। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, 1 होता है अनुस्वार और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 1 विसर्ग। इन सभी को मिलाकर बनता है 52 वर्णमाला। ठीक है, अब इनको एक एक को पकड़ के समझते चलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम वर्णों की बात कर रहे हैं, वर्णमाला की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ण क्या है? किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होगी, वे क्या होती है? उसकी वर्ण, उसके जो वर्ड होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, वे उसके क्या होंगे? सबसे छोटी यूनिट होंगे, सबसे छोटी इकाई होगी। इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर होते हैं और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वरों के बारे में हमने बताया, इनकी संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33। बोला गया है कितना? 33। तो 11 और 33। अब उसके बाद देखो, अब स्वर के बारे में अगर पढ़े तो स्वर का मतलब क्या होता है? वे चीजें होती हैं, स्वर उसको कहते हैं, स्वर उनको कहते हैं जो स्वतंत्र हो, फ्री हो पूरी तरीके से। ये किसी से मिलके नहीं बनते, ये स्वतंत्र होते हैं, इनका निर्माण खुद से हुआ है। ठीक है, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाए। ठीक है, अब इसमें जो होते हैं इनमें भी 2 प्रकार के स्वर होंगे। एक तो समझो मूल स्वर होते हैं, जिनमें से अ, ई और उ, 3 याद रखना, अ, ई और उ, इनको कहते हैं प्राकृतिक स्वर, या इन्हीं को कहते हैं हम लोग मूल स्वर। तो मूल स्वर का मतलब होता है कि इन्हीं से सभी की उत्पत्ति हुई है। अब आगे और देखते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसमें री भी आता है, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, री। ठीक, अ, ई, उ और री। आगे देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं तो स्वरों की संख्या 11 बनाई गई है, जिसमें से अंग और अह जो है इनको हम लोग मानते हैं अयोगवा। तो याद रखना है कि अंग और आहा को हम स्वर में नहीं मानते, इनको क्या कहते हैं? इसको अयोगवाह कहते हैं। तो इसको स्वर में मत काउंट करना, इसीलिए स्वर की संख्या 13 नहीं, स्वर की संख्या हमने 11 बताई है। ठीक है, अब यहां पर देखो, उसके बाद हम लोग स्वरों का करते हैं वर्गीकरण, यानी पार्ट में बांटते हैं। तो क्या क्या हो सकता है स्वर में, ये समझिए। तो स्वरों का अगर वर्गीकरण करते हैं दोस्तों, तो स्वर हमारे 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, स्वरों को 3 प्रकार से 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला होता है ह्रस्वर, यानी जिसको कहते हैं छोटा, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा, और एक होता है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व मतलब छोटा, तो छोटा क्या क्या है? छोटा हो गया अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, और साथ में एक हमारा री भी हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, उसके बाद ए, ओ और औ, इनमें बात करेंगे तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसमें एक जानने वाली बात और है दोस्तों, इसमें एक चीज आप और जानिएगा कि ये जो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, ए, ओ और औ, इनको कहते हैं क्या? इनको एक और नाम देते हैं, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर।
क्या कहते हैं इनको? इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, किसको? ए, ओ और औ, और यहां पर एक ए भी होना चाहिए, ए। ठीक है, तो ए ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर क्या होता है बच्चा? ध्यान से देखेंगे तो प्लुत स्वर मतलब हम लोग ओम बोलते हैं ना, तो ओम ऐसे करके, तो ओ के साथ यहां पर जो खींचने वाला जो औ होता है ना, आधा होता है, ये आधा अ कह लो इसको, तो ओम ये जो है, तो इसको ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, क्लियर है? स्वरों के बारे में पढ़ लिया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, व्यंजनों की बात करेंगे। किसकी बात? व्यंजन की। तो व्यंजन में देखो, व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में दो ध्वनियां सुनाई पड़े। दो ध्वनि का मतलब क्या है भाई? दो ध्वनि का मतलब है, जैसे हम क बोलते हैं तो क में हमें क भी रहता है, साथ में अ दिखता है, तो क ऐसे बोलते हैं ना, क में क के साथ अ भी रहता है, तो क। तो इसलिए क्या हो गया? हमारा दो ध्वनियां इसमें सुनाई देती है, इसलिए इसको कहते हैं व्यंजन में दो ध्वनियां। अब व्यंजन जो है हमारा 5 भागों में या 25 कह लो, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहां पर ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब देखो, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको याद कैसे करें? कचट तप। कैसे याद रखेंगे? कचट तप, कचट तप, कचट तप, ऐसे याद रखें। ठीक है, और ये सभी क्या हैं? ये टोटल हमारे 25 हो जाते हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद देखो, अब यहां पर अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, संघर्षी क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, इसको भी समझेंगे। देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब जो होता है य, र, ल, व। कौन कौन से? य, र, ल, व, जो अंदर से आए, दिल से जिसमें आवाज निकले, वो क्या है? कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन। तो य, र, ल, व ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, जिसमें से मुंह से उष्मा निकले। ठीक है, श, तीनों प्रकार के स, श, श, ह, तीनों प्रकार के स बोलने आना चाहिए। पहला स होता है स, दूसरा श, तीसरा श, चौथा ह। ठीक है, ये स बोलने का तरीका, इसको कहते हैं दंत स, इसको कहते हैं दंत स, इसको कहते हैं तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स। ठीक है, ये सब के नाम है तीनों स के। अगला देखो, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? जहां पर एक से अधिक वर्णों से जो मिलकर बने, एक से अधिक व्यंजन से मिलकर जो बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जहां पर एक से अधिक व्यंजन रहे, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्र, ज्ञ और स्र, ये चार जो होते हैं, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और देखो किससे किससे मिलके बना है, इसकी ट्रिक भी याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे क्ष है तो के एस एच, त्र है टी आर ए, और ज है तो जे वाई ए। ठीक है, श्र है तो एस एच आर आर ए। ठीक है, आर ए। ठीक, तो देखो, तो के से हमें यहां पे के से याद रखना है क, और इससे याद रखना है श। ठीक, तो यहां पर ये नहीं होगा, तो क और श, त और र, ज और ञ, ये पूरा होगा, हलंत नहीं लगेगा इसमें, श और र, इसमें हलंत नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। याद रखने का तरीका, टी फॉर त, आर फॉर र, श फॉर स, ये वाला। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? र। यहां पर ये वाला श नहीं होगा, यहां पर ये वाला श होगा। ठीक है, इसको कहते हैं तालव्य श। यहां पर तालव्य श और र होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक, तो तालव्य श और र मिलाकर बनता है स्र। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलें आगे देखें व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। अब व्यंजन को बांटा कैसे कैसे गया है। अब व्यंजन में जैसे हम बात करें, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन,
तो जो स्पर्श व्यंजन है हमारा, तो स्पर्श व्यंजन में देखो क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब हुआ कि हमारे जो वोकल सिस्टम से हवा टच करते हुए जब बाहर निकल के आई है, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहां पर कंठ, कंठ का क वर्ग का पूरा, तालु से च वर्ग, मूर्धन से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग, और ये हो गया पूरा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या आएगा? गला। सबसे पहले आता है क और सबसे पहले गला, उसके बाद आता है च, उसके बाद आता है तालु। तो च वर्ग पूरा क्या हो गया? तालु से हो गया। उसके बाद आती जीभ और तालु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो ट हो जाएगा वो। ठीक है, कच्च ट, और ट का मतलब मूर्धन्य, तो ट ठ ड ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा। फिर उसके बाद दांत आता है आगे, तो दांत तो क्या होता है? त थ द ध, तो ये हमारे दांत से है। उसके बाद ओठ आता है, तो ओठ क्या हो गया? प फ ब भ, ये हमारा ओठ हो गया। क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? बाकी हम लोग लास्ट में इसको और अच्छे से समझेंगे एक ओवरव्यू लेते हुए। अब यहां पर दोस्तों जो एक और मेन चीज पूछी जाती है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। जिसको भी पढ़ना है ना वो ध्यान से देखेगा, पूरी वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है, तो अघोष और सघोष क्या होता है समझो पहले। अघोष, घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन। जब हम कोई वर्ड बोले तो हमारे जो वाइब्रेशन होगी उसको कहते हैं घोष। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो हो जाएगा अघोष। ठीक है, तो इसको कहते हैं अघोष और इसको कहते हैं सघोष। तो जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगी वो हमारा कहलाएगा अघोष। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर यानी 1 और 2, यानी क और ख। पहला मतलब पहला, दूसरा क और ख। जैसे यहां पर देखो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये पहले दूसरे हैं सभी के, तो ये हमारे हो गए अघोष। और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। इसके बाद देखो क ख के बाद ग घ अंगा, ये क्या कहलाएंगे? सघोष। इन्हीं को हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं घोष लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं को घोष भी कहते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। उसके बाद देखो अब हम बात करेंगे प्राण के लिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना? तो ये जो प्राण है, प्राण का मतलब है हवा से। तो जब प्राण निकलते हैं, ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण, दो प्राण है। ठीक, तो जब ज्यादा प्राण निकलेगा, जब ज्यादा प्राण निकले तो कहते हैं महाप्राण, और जब प्राण कम निकले तो हो जाएगा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए कौन कौन से वर्ण है देखिए ध्यान से। तो जब भी किसी भी वर्ग का, याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हो तो वो हमारा कहलाता है अल्प प्राण। जैसे जैसे क, ग और अंगा, ये क्या है? पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या कहलाएंगे? इन्हीं को कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। अब बचा क्या? दूसरा और चौथा बचा ना। दूसरा और चौथा का मतलब क्या हो गया? जैसे ख और घ, इसको बोलने पे हवा ज्यादा निकलती है। आप लोग बोल के देखिए, जब क बोले तो साधारण है, ख बोलेंगे तो आपको ज्यादा हवा निकलेगी, ग बोलेंगे तो उतनी हवा नहीं निकलेगी, घ बोलेंगे तो ज्यादा हवा निकल रही है। तो इसका मतलब अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया ना, कि हम जिसमें ज्यादा हवा निकलेगी यानी दूसरे और चौथे में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण। जिसमें कम हवा निकलेगी, कम वायु निकलेगी, वो हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर वाले होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जल्दी से देखें, जल्दी से। तो अंतस्थ व्यंजन जो अंदर की आवाज, दिल की आवाज होती है, जो य र ल व, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? य र ल व, ठीक है, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें एक चीज और जानने लायक है दोस्तों कि य और व, इन्हीं को हम कहते हैं अर्धस्वर। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि अर्धस्वर किसको कहते हैं, तो य और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे र जो होता है, र को कहते हैं लुंठित। कभी क्वेश्चन आता है ना लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो र हमारा लुंठित व्यंजन होता है।
और ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। कभी क्वेश्चन आ गया कि पार्श्विक व्यंजन क्या होगा, तो ल हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद समझो यहां पर है ऊष्म व्यंजन, तो तीनों प्रकार के श और ह हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तीनों प्रकार के श और साथ में ह हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन जिसके दो गुण हो, ठीक है, इसको उक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर अड़ और ढ ये कौन सा है, जैसे हम जानते हैं सड़क, सड़क बनती है और हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई और सड़क इन दोनों में देखिए ड़ और ढ, ये ढ़ और ढ ये कहलाता है द्विगुण व्यंजन। तो कभी भी पूछे कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो ढ़ और ढ जो होता है इसको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, मूर्धन्य होता है। ठीक है, क्या उच्चारण स्थान होता है, मूर्धन्य होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन ऊपर पढ़ चुके थे कि क्षत्र ज्ञ और स्र जो होता है इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो दोस्तों हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया और हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। जितने भी मेन पॉइंट्स थे सभी को पढ़ लिया। अब जल्दी से एक मेन चीज जल्दी से देख लेते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। सोचो कितने कम समय में कंप्लीट चैप्टर क्लियर हो गया है। अब एग्जाम में आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारा डाउट्स मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। अगर मुझसे कोई भी चीज छूट गई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर नासिक्य की बात करेंगे तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं, तो अंगा, इया, आड़ा, न, म, न, जब पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक्य व्यंजन कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो अंगा, इया, आड़ा, न, म ये क्या होते हैं, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, दंत मूल कहा जाता है, र और ल को दंत मूल भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम कंठ तालव्य को जानते हैं और एक होता है दंत ओष्ठ। दो वर्ग होते हैं, देखो एक होता है दंत ओष्ठ, जैसे व हो गया, व हमारा ओठ और दांत दोनों का यूज हो रहा है ना, ऐसे बोले व बोलने के लिए दांत और ओठ दोनों, इसलिए दंत ओष्ठ कहलाता है। और कंठ तालु के लिए क्या होता है, कंठ तालव्य, यानी गला और तालु दोनों का यूज होगा तो क्या कहलाता है, कंठ तालव्य, यानी ए और ए, ये हमारा कंठ तालव्य कहलाता है। ठीक है, और हाँ एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि जितने भी छात्र अगर हमारा हिंदी का कंप्लीट कोर्स चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी सारी क्लासेस विथ डिटेल्स एकदम कंप्लीटली आपको प्रोवाइड की जाए, तो हमारा हिंदी का एक पर्टिकुलर कोर्स है, तो उसको ज्वाइन अगर करना हो तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से MS SSC नोट्स के नाम से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके आप हिंदी के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 499 प्राइस है कोर्स का, तो जिसको भी चाहिए होगा वे कोर्स ले सकता है। 499 कोर्स का प्राइस है। और हाँ, वीडियो आपको इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो और भी टॉपिक्स पे चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कोर्सेज में क्या होता है थोड़ा और डिटेल में हम लोग चीजों को समझते हैं। अब मैंने वर्णमाला की कंप्लीट समरी आपको बता दी। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी चीज जो मुझसे छूट गई हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार मैंने अपने इतने कम समय में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक जरूर करें। और मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, इतनी सी भी अच्छी लग रही होगी, तो आपके जो भी दोस्त होंगे जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं या जिसको जरूरत है, उसको शेयर जरूर कर देना, बता जरूर देना कि हाँ यहाँ पर क्लास है, ये क्लास है, आप देख लो वर्णमाला की। ठीक है, इतना तो कर दोगे ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के लिए। अगले टॉपिक का नाम भी कमेंट करना कि किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट ज्यादा है आपको, तो कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।